हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राम 98। चलिए आज हम इस सेशन में आप देखेंगे। अभी क्लास टेन की एनसीईआरटीज कंप्लीट करेंगे, उसके वो भी साइंस सब्जेक्ट को। साइंस को जो हमारा पहला चैप्टर हम लोग के लिए थे, जो हमारा रासायनिक। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये जो फर्स्ट हमारा चैप्टर चल रहा है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 डाल चुका हूं। आप पार्ट 1 देखिए। आज मैं इस सेशन में उसका पार्ट 2 कवर करना। आज चैप्टर को मैं ये समाप्त कर दूंगा, एंड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी ग्राम 98। तो हम इसके पार्ट 1 में कवर किए थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसका हमारे डेली लाइफ में हमारा किस तरह से वो रिलेट करता है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड देखने को मिलती है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, उनको शब्द समीकरण कैसे बनाते हैं, उसके संकेतों के समीकरण कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम ये भी देखे थे कि रासायनिक समीकरण के जो ये रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसके प्रकार को देखे थे। तो उसमें पहला प्रकार हम लोग पढ़ चुके थे संयोजी अभिक्रिया। संयोजी पढ़ चुके थे हम लोग उसमें। संयोजी अभिक्रिया पढ़ चुके थे जिसमें दो या दो से अधिक जो अभिकारक है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो चलिए आज का जो दूसरा जो अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार है वो हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। आज हम इसी से शुरू करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारा वीडियो वो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डिटेल्स खास करके एनसीईआरटीज कवर करने वाला हूँ, पूरा डिटेल्स जो क्लास 10 की जो ऑल सब्जेक्ट को मैं कवर, खास करके साइंस, मैथ और सोशल साइंस, इन चीज़ों को कवर करना। क्योंकि देखिए, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये सारे बेस होते हैं। साइंस की बात करें तो 9, 10, 11, 12 ये बेस हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको जो जनरल स्टडीज के ये जनरल प्रिपरेशन के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप 6 से लेकर 12 तक की सारी बुकें को आप पढ़ें इस तरह से। लेकिन जनरली मैं मानता हूं कि साइंस के लिए आप 9th क्लास से ले सकते हैं। तो चलिए, आपको जो जो बच्चे अभी 10th क्लास में, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। ऐसे मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेलवे में अपना अभी जॉब कर रहा हूँ और पार्ट टाइम में ये वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से उठाए जाते हैं, इस तरह के कुछ अनुभव अपना शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड, अगला जो अभिक्रिया का जो प्रकार है वो हमारा वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में आपकी इसके नाम से आपको जान लीजिए कि दो, अभी संयोजन में क्या होता है कि दो मिलकर एक नया उत्पाद बना है, यहाँ पे एक टूट कर दो नया बनाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। इसका जो डिफिनीशन है करा है कि अभिक्रिया एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। इसमें क्या करेगा कि एक जो उत्पाद है अभी जो हमारा क्या करेगा, अभिकर्मक जो है वो टूटकर हमको छोटा छोटा क्या करेगा, उत्पाद हमको देगा। तो चलिए यहाँ पे देख रहा है कि जो फेरस सल्फेट जो है क्रिस्टल में हरे रंग के परिवर्तन हुआ। हमने एग्जाम ये प्रयोग किया तो उसमें देख रहे हैं कि सल्फर के दहन से उत्पन्न अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध भी आपको सुनने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेरस सल्फेट को यहाँ पे हीट किया गया है। फेरस सल्फेट को क्या किया गया है, हीट किया गया है। तो ये तीन चीज़ों में टूटा है, फेरस ऑक्साइड और SO2 गैस निकला है, और SO3 गैस, सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक गैस दोनों निकला हुआ है। SO2 और SO3 दोनों निकला है। इसमें आप क्या देख सकते हैं कि हमारा जो एक अभिकारक है वो हमारा टूट कर क्या है, तीन चीज़ों में हमारा विभक्त हुआ है। तो इस तरह से ये वियोजन हुआ, विभक्त हुआ। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके पहले इसके यहाँ पे आपको इसका प्रयोग भी दिया गया है, जिससे आप फेरस सल्फेट की उसको प्रश्नाली में गर्म करते हैं तो तथा उसमें से क्या होता है, सल्फर गैस सूंघने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन अभिक्रिया में क्या हुआ हमारा, देख सकते हैं कि जो एक अभिकर्मक है टूटकर छोटे छोटे अन्य उत्पाद देता है, एक से अधिक उत्पाद देता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्म करने पर क्या चेंजेस हुए। जब यहाँ पे फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं
करते हैं तो FeSO4 इंटू 7H2O क्रिस्टल जल त्याग देता है। इसमें से जो क्या होता है, जो वाटर की जो मात्रा वो क्या होती है, गर्म करने से वाटर क्या होता है, अलग होता है, और उसके अलग उपरांत अलग होता है क्रिस्टल का क्या है, रंग भी बदल जाता है। इसमें क्या होता है, कलर भी चेंज होता है। और इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड देता है यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड देता है। इसके अलावा क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी देता है। यहाँ पे 3 उत्पाद देता है हमारा, एक टूटता है और 3 उत्पाद देता है, यानी इसलिए इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया करते हैं। और इसके पहले हम देख रहे हैं कि दो अभिकर्मक मिलकर एक बनाते हैं, उसको संयोजी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वियोजन। ठीक है, इसके अलावा फेरस ऑक्साइड ठोस यहाँ पे दे रहा था, ये फेरिक ऑक्साइड, और उसके साथ ही हमको क्या दे रहा है, हमको SO2 और SO3 गैस भी दिख रहा है, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैस भी दिख रहा है। ठीक है, ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना भी एक प्रमुख अभिक्रिया है। जैसे कभी ऊष्मा देते हैं तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट देंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होता है। ये भी क्या है, प्रमुख अभिक्रिया है। चलिए, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। अभी हमने चूना का एग्जाम्पल लिया था संयोजन अभिक्रिया में। चलिए आप देख सकते हैं, इसके अनेक उपयोग हैं, इनका अनेक उपयोग है। उपयोगों में से एक उपयोगी सीमेंट के निर्माण में होता है। जैसे आप समझ सकते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, उनका उपयोग क्या होता है, ये सीमेंट के निर्माण में भी होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और ऊष्मा जो वियोजन अभिक्रिया से जो ऊष्मा निकलती है, वियोजन अभिक्रिया से वियोजन अभिक्रिया से वियोजन अभिक्रिया से जो ऊष्मा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। इसमें से भी क्या होता है, हीट निकलता है, यहाँ से भी हीट आपको प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि घरों में जब चूना की रंगाई पुताई करना होता है तो हम चूना का जो ठोस होता है उसको पानी में डालते हैं, तो उससे हमको ऊष्मा मिलती है। तो वो भी हमारा क्या है, उसमें वियोजन इसमें भी देखने मिलता है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे देखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2 गैस दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। चलिए, इसके इधर यहाँ प्रयोग किया हुआ है, एक प्रयोग किया गया जिसमें आपको दिखाया गया, एक क्वाथन नली लेना है हमको, जिसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण ले जाए, जिसमें चिमटे में क्वाथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसमें हमको देखना है, गर्म करने के बाद देखना है कि क्या क्या परिवर्तन है। देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं निकलता है, इसमें से क्या होता है, धुआं निकल रहा है, वो भी किस कलर का, भूरा रंग का। इसमें क्या डाले थे हम, लेड नाइट्रेट, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं, ये कौन सा, NO2 का धुआं है, कौन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह अभिक्रिया इस प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिए हैं, लेड का जो संकेत होता है Pb होता है, और यहाँ पे NO3, ये PbNO3, और जो लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, हीट किए हैं, यहाँ पे हीट किया तो क्या मिला है, लेड ऑक्साइड मिला है, और NO2 गैस निकला है, उसके साथ O2 गैस, ऑक्सीजन गैस भी निकला है। तो NO2 गैस यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, और भूरे रंग का धुआं निकलता है, क्या, NO2 गैस है, और ऑक्सीजन भी निकलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक हमारा अभिकारक है, ठीक है, और वो टूट कर कितने, 3 प्रोडक्ट में हमको दिया, 3 उत्पाद हमको दिया, तो ये भी हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। चलिए आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है, जिसमें क्या है, जल का वैद्युत अपघटन है। जल का वैद्युत, आपको मालूम है कि जल का क्या होता है, H2O फॉर्मूला, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो वही हमारा प्रयोग है, एक मग लेना है, उसमें पानी लेना है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा देना है। इलेक्ट्रोड आपको जैसे बैटरी वगैरह की जो सेंट्रल में होता है वो इलेक्ट्रोड होता है, उसको लगा देंगे। उसमें यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी से एक करंट प्रवाहित करना है। उसके अलावा इसमें ये इलेक्ट्रोड के ऊपर तक पानी भरना है, और उसमें ये थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ बूंदे डाल देना है। और कुछ देर छोड़ने के बाद आप देखेंगे इसमें बुलबुले बनते हुए मिलेंगे, और बुलबुले के साथ साथ इसे जो जल हो हीट होकर वाष्प बनेगा। और इससे क्या पता है, जो इसमें से निकलेगा तो कौन सा गैस, यहाँ पे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग होंगे। इसमें क्या करें, इसको क्रियाकलाप को करना है, और ये थोड़ा सा
वो इलेक्ट्रिक है, तो थोड़ा सा सावधानी से करना है। और यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन में सावधानी देगी कि शिक्षक की सावधानी पूर्वक देख रेख में इस तरह से किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जो देखेंगे जो एक्टिविटी है, नेक्स्ट हमारा क्या रहा है कि हमको क्या करना है। एक यहाँ पे चाइना डिश लेना है। चाइना डिश आप समझ सकते हो, जो चीनी मिट्टी का बर्तन आता है, सिल्वर क्लोराइड लीजिए। और 2 ग्राम क्या करना है हमको, सिल्वर क्लोराइड लेना है। और इसका रंग क्या है, ये चीज़ आपको देखना है कि रेकलाप करना है। और चाइना डिश पर थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में रखना है। इसके पश्चात आपको सिल्वर क्लोराइड के रंग में चेंजिंग आएगा। ऐसे हम लोग पढ़े थे कि केमिकल अभिक्रिया जब भी होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें रंग में भी परिवर्तन होता है, उसमें भी परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड को ये डिश में रख के क्या करना है, हीट धूप में आपको सूर्य का प्रकाश में यहाँ पे आपको रखना है। तो इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि जब सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड पर पड़ता है, और सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत रंग, तो ये क्या होता है, धूसर रंग का होता है। ये श्वेत से कैसा हो जाता है, धूसर हो जाता है। क्या चीज, ये धूसर कलर का हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को हम AgCl लिख सकते हैं। ठीक है, सिल्वर दूसरा दूसरा रंग होता है, रंग में चेंज हो रहा है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन। अब देखिए यहाँ पे ये भी वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करें, हीट सूर्य का प्रकाश में रखें तो ये अभिक्रिया हुआ। और अभिक्रिया से क्या है, 2 छोटे छोटे पार्ट में ये हमारा बट गया, सिल्वर और क्लोरीन में बट गया। इसका मतलब कि ये वियोजन हो गया, ये भी हमारा वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr को भी सूर्य प्रकाश में रखते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, सिल्वर में और ब्रोमाइड में दोनों में क्या हुआ हमारा वियोजन है। तो ये भी हमारा क्या है, सिल्वर, ये हमारा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कह रहे हैं कि अभिक्रिया पे देख सकते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो लेते हैं उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड ये जो फोटोग्राफी में किस ये रासायनिक पदार्थ का यूज किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और ये भी क्या है, और ये किस तरह से होती है, सूर्य का जो ऊर्जा मिलता है उसी कारण ही होती है। और ये अभिक्रिया किसकी उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया की उदाहरण। तो हमने देख लिया कि वियोजन अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण देख लिए हम। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि वियोजन क्या है। मतलब कि एक अभिकारक को 2 से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना वियोजन। और एक से अधिक जब अभिकारक जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात एक नया जो उत्पाद बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, संयोजी अभिक्रिया। मतलब 2 मिलकर एक बनाएंगे तो संयोजी, और जब एक टूट कर 2 से अधिक बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा वियोजन। चलिए यही मेन कंसेप्ट है। चलिए आप तो आपने देखा था कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वहां पे ऊष्मा भी निकलता था। उसमें क्या बोलते थे हम लोग, ऊष्मा जब निकलेगा तो उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी। और जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, जैसे अभी देख रहे थे जो ये अभिक्रिया का सिल्वर ब्रोमाइड का ये सब दिखाने के लिए हम लोग सूर्य के प्रकाश में रख रहे थे। ठीक है, तो जब सूर्य प्रकाश में मतलब उसको ऊष्मा चाहिए, तो ऊष्मा चाहिए मतलब उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। तो चलिए यहाँ पे करा है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषण होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये किस में हुई थी, वियोजन में। वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, ऊष्मा शोषी। और संयोजन में क्या हो रहा था, संयोजी अभिक्रिया में ऊष्मा क्षेपी। तो ये आप चीजें कंप्लीट होगा कि जब संयोजी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी, मतलब उसमें ऊष्मा निकलता था, इसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है, तभी ये क्या है, 2 से अधिक पदार्थों में ये टूट रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। हमारा टाइप है, हमारा जो 3rd नंबर टाइप है, जो अभिक्रिया के प्रकार जो है वो हमारा तीसरा जो क्या है, विस्थापन। हम 2 पढ़ चुके हैं हम, संयोजी अभिक्रिया और ये वियोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसके नाम से ही समझिए कि ये क्या करेगा, एक दूसरे को विस्थापित करके खुद आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का आपस में अल्टरनेट इंटरचेंज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले उदाहरण देखते हैं। ये कुछ क्रियाकलाप लिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि लोहे के 3 कील लीजिए, उसमें रेगमाल से रगड़ कर साफ कीजिए, उसको थोड़ा सा घिस के, इसमें डस्ट ना रहे। ए तथा बी से चिन्हित करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। कह रहे हैं 2 प्रखनाली लीजिए और प्रत्येक प्रख में 10 ml का कॉपर सल्फेट का विलयन डाल लेना है।
ठीक है। और 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक प्रखनाली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबा कर रखना है। ठीक है। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए और एक कील को क्या करेंगे, अलग रखेंगे। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो में कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। प्रखनाली ए तथा बी कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता से तुलना कीजिए और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबे कीलों की रंग की तुलना बाहर कील से कीजिए। करें कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कील को 20 मिनट तक रखना है और उसमें क्या चेंजेज हो रहा है उसको बाहर एक कील रखें, उसको क्या करना है, तुलना करना है। उसके कलर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस उसको आपको देखना है। क्या करा है, यहाँ पे 2 कील लिए थे, एक लोहे कील, दोनों कीलों को हम लोग क्या, एक कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले थे, एक ऐसे रखे थे और थोड़ा देर बाद इन दोनों के कलर में क्या चेंजेस हो रहा है वही हमको देखना है। करा है कि प्रयोग से पहले तो उपरांत लोहे के कील और कॉपर सल्फेट के विलयन की हम लोग तुलना करते हैं। तुलना में क्या देखते हैं हम कि जो लोहे के कील का रंग भूरा हो गया, कैसा हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कलर हो गया भूरा हो गया। क्यों उनको कलर भूरा हो गया, क्योंकि इसको हम लोग कहाँ पर डाले थे, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले थे। तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। दोनों में चेंजेज हुआ, यहाँ पे कील के रंग में ऐसे चेंजेज हुआ और यहाँ पे विलयन के कलर में चेंजेज हुआ। ठीक है, जो विलयन का जो कलर है उसमें भी चेंजेज हुआ और जो कील का जो कलर है उसमें भी चेंजेज हुए हैं। तो करें यहाँ पे जो कील का कलर ऐसे भूरा हो गया और कॉपर सल्फेट का विलयन क्या हो गया, नीला हो गया। ये दोनों चेंजेस क्यों, मतलब आपस में एक दूसरे के चीज़ों को ये क्या हो गया, ये विस्थापित कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि हम लोग क्या लोहे को किस कहाँ डाले थे, कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोहा यहाँ पे कॉपर सल्फेट और कॉपर से मिलकर कॉपर सल्फेट बनाया हुआ था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फेरस से मिलकर सल्फेट, फेरस का सल्फेट बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब एक दूसरे से विस्थापित कर दिया। ये यहाँ पे कॉपर के जगह पे क्या स्थान ले लिया, फेरस आ गया और कॉपर क्या हो गया हमारा, बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फेरस किया है अपने ये कॉपर को क्या कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि हाँ कौन सी धातु किस तत्व जो किस तत्व को विस्थापित करता है, तो वो अपने उसकी अभिक्रियाशीलता जो होती है उसके आधार पर वो करता है। वो आगे की क्लास में आगे की चीज़ों में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बस इतना समझिए कि फेरस ने क्या किया, जो लो आयरन है वो क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, अभिक्रिया यहाँ पे हुआ है, ये दोनों हमारे क्या है, अभिकारक और ये दोनों हमारे उत्पाद है। तो इस अभिक्रिया में आप क्या देखते हैं कि लोहा आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब अलग कर दिया। क्या किया, फेरस क्या किया, कॉपर सल्फेट, सल्फेट से जुड़ा हुआ था, ये कॉपर को बाहर करके अपने क्या फेरस का सल्फेट, अपना सल्फेट बना लिया, हटा दिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जब क्या कहता है एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कहते हैं, विस्थापित करके नया अभिक्रिया, नया यौगिक बना देता है, तो उस चीज को हम लोग क्या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएं, तो यहाँ पे जिंक का किया, यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉपर सल्फेट को हटा के जिंक सल्फेट बना लिया। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, यानी कि जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि लेड को हम लोग ये कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कराए थे, फिर क्या है, ये लेड का क्लोराइड बन गया, फिर लेड ने क्या है, कॉपर को विस्थापित कर दिया है। यहाँ पे जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। क्यों क्यों अभिक्रियाशील है, कह रहे हैं कि जिंक लेड कॉपर की तुलना में क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील है वो ज़्यादा विस्थापित करेगा, क्योंकि जिंक और कॉपर की तुलना में जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, लेड और कॉपर की तुलना में लेड ज़्यादा है। उस तरह आयरन और कॉपर की तुलना में आयरन ज़्यादा, इसलिए क्या है, इसको रिप्लेस कर पा रहा है। चलिए आकर है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे तो एक चीज क्या कर रहा है, एक दूसरे को विस्थापित करके एक कॉलर कर रहा है। अब देखेंगे हम लोग कि द्विविस्थापन, दो तरह का विस्थापन तो होगा लेकिन दो तरह से होगा, दोनों तरह से होगा। उसके लिए कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए दिया गया है कि एक प्रणाली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेना है, एक अन्य प्रणाली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लेना है। दो प्रोडक्ट लेना है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे ले लिए, दोनों को क्या किया, एक साथ क्या किया, मिला रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या होता है मिलाने के बाद। द्विविस्थापन में देखें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पहले इसको उदाहरण को समझिए, उदाहरण को पहले देखते हैं, उसके बाद आप डिफिनीशन खुद क्लियर करेंगे। हमने क्या किया है इस प्रयोग में कि एक सोडियम सल्फेट लिए हैं Na2SO4
और दूसरा चीज लिए हैं बेरियम क्लोराइड, दो चीज लिए। इन दोनों को क्या किए हैं, अभिक्रिया कराएं। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना है कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन गया और ये सोडियम क्लोराइड बन गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम जो था ये सोडियम सल्फेट के साथ था और यहाँ पे सोडियम क्या है, क्लोराइड के साथ है। तो देख रहे हैं कि एक दूसरे को चेंज कर लिया, यानी सल्फेट सोडियम के साथ था तो यहाँ पे सल्फेट बेरियम के साथ हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे श्वेत पदार्थ का निर्माण होगा। और आपको NaCl क्या है, ये आपको क्या चाहिए, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपको नमक है। कैसा होता है, श्वेत होता है। जब ये करेंगे, ये जो करेंगे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। और ये बहुत हमें पहचाना रासायनिक पदार्थ है जो हमारा श्वेत नमक जो खाने में हम लोग यूज करते हैं। कह रहे हैं कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब कह रहा है कि जिसमें जैसे कोई चीज अभिक्रिया कर रहा है उसमें दो चीजें तो बन जाती है, उसके साथ कुछ ऐसा चीज बनता है जो जल में अविलय है। अविलय मतलब जल में घुलेगा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप। और उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराएं तो क्या किया, बेरियम ये इधर रिप्लेस हो गया, यहाँ पे बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरियम Ba2+ और SO4 की अभिक्रिया BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक चीज आता है आयन। यहाँ पे आयन होता है जैसे प्लस धनायन और कैटायन, आप लोग पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। यानी इसका जो SO4 है इसके साथ बेरियम के साथ SO4 बना देता है, सल्फेट बना देता है, और यहाँ पे बेरियम का क्लोराइड है तो यहाँ पे सोडियम का क्लोराइड बना देता है। चलिए, कह रहा है कि इसके अलावा एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा आता है उपापचयन, उपचयन और अपचयन। यहाँ पे जो अभिक्रिया का प्रकार है उपचयन और अपचयन। चलिए इसको हम लोग एक बार विस्तार से देखेंगे। उपचयन और अपचयन, इसका हम लोग दोनों को देखेंगे कि ये अभिक्रिया के जो अगला नेक्स्ट जो प्रकार है वो दोनों कैसे। यहाँ पे इसके लिए हमको क्या करना है, क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप में क्या करें कि चाइना डिश में हमको 1 ग्राम कॉपर चून लेकर उसे क्या करना है, गर्म करना है। ये कॉपर लेकर इसमें गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद क्या देखते हैं कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ये काली परत चढ़ जाता है क्यों, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के युग से बना है। क्यों, कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन के युग से कॉपर ऑक्साइड बना। यहाँ पे उसका रिएक्शन अभिक्रिया देख सकते हैं कि कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे हीट किए हैं तो हमारा क्या कॉपर का ऑक्साइड बन गया। कॉपर का ऑक्साइड जब बन गया CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे क्या देखते हैं कि इस गर्म पदार्थ CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह पर काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड बन गया, वो हमारा ये बन गया, एक काली परत चढ़ गया, लेकिन काला कलर पर अगर उसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें फिर बाद में तो वहाँ पे क्या उसके रंग में परिवर्तन भूरे रंग की होती है, मतलब एक और अभिक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को H2O गैस से फिर उसको प्रवाहित करते हैं तो फिर क्या कॉपर और जल क्या होती है, बाहर हो जाती है। तो फिर यहाँ पे 2 तरह की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन हमारा क्या है ये निकल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन इससे बाहर हो गया, इसमें ये जुड़ा था और इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है एक में। ठीक है, ऐसे देखें। अब यहाँ पे इसको क्लियर किया हुआ है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन क्या कर जुड़ेगा,
तो उसे उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसे, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उससे क्या कहेंगे, उपचयन। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन O2 क्या होगा, माइनस होगा, हटेगा, तो उसे क्या होते हैं, अपचयन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या कर, दोनों जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे उपचयन का प्रक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। और इसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कॉपर से क्या है, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। तो दो चीजें याद रखिए कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ेगा तो उपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का ह्रास होगा, अलग होगा, तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उपचयन यहाँ पे क्लियर। अभी हमने क्या देखा कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन हटेगा, घटेगा। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, O2 का, इसमें क्या होता है, O2 प्लस होता है, और इसमें O2 माइनस होता है। यानी जिसमें, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन, और ऑक्सीजन अलग होगा तो उसमें क्या, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ। जिसमें से ह्रास होगा तो क्या होगा, अपचयन हो रहा है तो अपचयित होगा। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए क्या, उपचयित होगा। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इस अभिक्रिया में को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और एक पदार्थ में ऑक्सीजन निकल रहा हो, तो यानी दोनों क्रिया एक साथ हो रही हो, यानी उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी है, दोनों चीजें एक ही अभिक्रिया में हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन, अपचयन, या उसके लिए एक स्पेशल हमारा नेम है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो किसी अभिक्रिया में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से अलग हुआ, कॉपर से अलग हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे कॉपर से ये ऑक्सीजन से आके जुड़ गया, यानी दोनों चीजें यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे ताप देंगे तो इधर यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे उपचयन हो जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वहाँ पे उपचयन हो गया, और यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। इससे दोनों एक साथ हो रहे, इसलिए क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। उसी तरह रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड में कॉपर से, यहाँ पे जिंक से ये ऑक्सीजन अलग हुआ और कॉपर से जुड़ गया, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का। उसी तरह MnO मैग्नीशियम ऑक्साइड से HCl को अब कराएं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से अलग हुआ और यहाँ पे H2O में आकर जुड़ गया, तो ये भी हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अभिक्रिया 1 में क्या हुआ, कार्बन अपचयित होकर CO बना दिया, Zn अपचयित होकर ZnO बनाए। इस तरह से दोनों अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया इसमें हो रही है। चलिए यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की ह्रास होता है। उपचयन कब होगा, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, नहीं तो हाइड्रोजन का कमी होगा। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि होगा जब ऑक्सीजन प्लस होगा तो हाइड्रोजन माइनस होगा, जब हाइड्रोजन माइनस होगा तो ऑक्सीजन प्लस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। चलिए आगे क्या कहता है, आगे हम बात करें कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया क्रियाओं के प्रभाव को देखना है कि हमारे जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या क्या है, उसको हमको देख कर है कि यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो हमारा क्या है, संक्षारण कर रहे हैं कि कभी हम देखते हैं कि लोहे की जो बनी हुई वस्तु है वो शुरुआत में चमक होती है, नई रहती है तो एकदम चमक होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें क्या है, लालिमा भूरे रंग की परत क्या होती है, चढ़ जाती है, मतलब उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। देखते हैं कि लोहे के वस्तुओं में क्या होता है, उसमें कलर थोड़ा उसमें, इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है। कुछ धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आप चांदी तांबे चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। अब देखिए जैसे लोहे में क्या होता है, लोहा में आपको लाल रंग की परत चढ़ती है, वही आप तांबा देखेंगे, तांबा में हरे रंग की चढ़ती है।
तो ये सभी अलग अलग धातुओं में अलग अलग रंग के जो कलर चढ़ते हैं उसके ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके जो उसमें जंग लगते हैं। तो ये सभी क्या है, हमारे रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण के उदाहरण है, इसमें क्या होती है, धातुओं में उनका किसी में ह्रास होता है, किसी में उसकी मात्रा घट जाती है, किसी में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये चीज़ें हम हमारे दैनिक जीवन में होता है। कह रहे कि जब धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है, कर उन इस सब के कारण क्या होता है, या तो अम्ल आ गई या तो उसको वाटर से कांटेक्ट मिल गया, तो उसमें संक्षारित होती है। संक्षारित होने का मतलब उसमें वो क्या बोलते हैं, जंग लग के वो झड़ती है, कम होती है, उसके चीज़ों को उसमें उसके द्रव्यमान में कमी आती है। करेक्ट, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब वो क्या होती है, या नमी में या आर्द्रता से या अम्ल से अभिक्रिया करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत। चांदी के ऊपर क्या होता है, काली, और लोहे का चढ़ना भी संक्षारण के क्या है, उदाहरण है। और लोहा पे जैसे चांदी पे कैसा, जब उस पर परत चढ़ता है कैसा है, काला कलर का होता है पुराना होने पर। तांबे पे क्या होता है, हरे कलर के हो जाता है। ठीक है, उसी तरह जैसे लोहा पाप के कैसा होता है, लाल रंग का होता है। कह रहे संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे की बनी वस्तु बहुत क्षति होती है, और जंग लग कर टूट जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे उस संक्षारण से उसको बचने के लिए या तो उस पर पेंट करते हैं, कलई करते हैं। ठीक है, उसको पानी से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है विकृत गंधिता, मतलब अलग गंध आना। और ये क्यों, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही कारण है। कह रहे कि वसा उक्त अथवा तैलीय खाद्य पर जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। जब कोई चीज़ देखते हैं बहुत समय तक रख दिया तो उसमें क्या उसके स्वाद में परिवर्तन होने लगता है, उसमें उसकी गंध भी अलग अलग आती है, देखने में भी थोड़ा उसका भूरा कलर का हो जाता है। ठीक है, सड़ी हुई चीज़ें सड़ जाती है। करे उपचयित होने के तेल वसा, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाता है। विकृत मतलब अच्छा सा गंध नहीं देते हैं, बदबू देने लगते हैं, दुर्गंध आने लगते हैं, उनके स्वाद अथवा गंध बदल जाते हैं। प्राय तैलीय और वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए पदार्थ प्रति अक्सीकारक मिलाए जाते हैं। प्रति अक्सीकारक जो क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे। जैसे कोई चीज़ों को अचार को हम लोग बनाते हैं तो उसमें चीज़ों को जल्दी खराब ना हो, उसमें क्या चीज़ मिलाते हैं, उसमें तेल देखते हैं कि तेल उसमें ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। उसके अलावा कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने में चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। जैसे चिप्स के हम लोग चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह सब खाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। उसमें ऑक्सीजन गैस अगर भरा जाए तो जल्दी खराब हो जाएगी, गंध आने लगेगी, सड़ जाएगी। इसलिए उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। और ये कम सक्रिय गैस है, ये क्योंकि जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है इसलिए, ताकि क्या है चिप्स का उपचयन ना हो सके और लंबे समय तक उसका स्वाद बना रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विकृत गंधिकता और उपचयन अपचयन हमारा लाइफ में, हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया हमारे लाइफ में कैसे रिलेट करता है, कैसे ज़रूरी है। चलिए तो आप अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज का हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। चलिए चैप्टर के अगले सेशन में हम इस चैप्टर की क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को स्टडीग्राम 98 चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन हो जल्द से मिले। जैसे भी हम वीडियो अपलोड करें वैसे आपको नोटिफिकेशन मिले, कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, थैंक यू।